नमस्कार दोस्तों, अभी अपन स्टार्ट करने वाले हैं कुमार भट्ट का एक टॉपिक जो कि है सिकल सेल एनीमिया। तो इसमें अपन को सबसे पहले मॉडर्न एस्पेक्ट देखना है, उसके बाद आयुर्वेद एस्पेक्ट देखना है। तो मॉडर्न में सबसे पहले क्या है, इसमें इसको कैसे डिफाइन करते हैं ये। इट इज़ अ इनहेरिटेंस फॉर्म ऑफ एनीमिया, अ कंडीशन इन विच देयर आर इनफ हेल्दी रेड ब्लड सेल टू कैरी एडिक्वेंट ऑक्सीजन थ्रू आउट योर बॉडी। तो ये इनहेरिटेंस है, मतलब कि एक कुलज व्याधि है जिसमें कि ये एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफ़र होती है। और इसमें जो हेल्दी रेड ब्लड सेल है उसमें हीमोग्लोबिन की जो अमाउंट है वो कम हो जाता है, इनकी संख्या कम हो जाती है और ऑक्सीजन का जो लेवल है अपनी बॉडी में वो कम हो जाएगा, है ना। नॉर्मली योर रेड ब्लड सेल आर फ्लेक्सिबल राउंड मूविंग इजीली थ्रू आउट आवर बॉडी। तो जो अपने जो नॉर्मल जो कंडीशन है, जो जिसको ये व्याधि नहीं है, जो नॉर्मल जो कंडीशन है उसमें क्या होता है, नॉर्मली जो फिजियोलॉजी है इसकी जो रेड ब्लड सेल की वो फ्लेक्सिबल होते हैं, एनाटॉमी बोल रहा हूँ, जो फ्लेक्सिबल होते हैं, राउंड होते हैं और इजीली मूव कर जाते हैं, आराम से अपने जो ब्लड वेसल्स है उसमें फ्लो कर लेते हैं, ठीक है। इन द सिकल सेल एनीमिया द रेड ब्लड सेल become rigid, sticky and are shaped like sickle and crescent moon। तो जब ये कंडीशन आ जाती है, जो एबनॉर्मल कंडीशन है, अगर सिकल सेल एनीमिया किसी को हो गया, इनहेरिट हो गया, तो वहाँ पर जो सेल्स है वो रिजिड, स्टिकी एंड उसका जो शेप हो जाए वो रिजिड हो जाएंगे, मतलब कि हार्ड हो जाएंगे, स्टिकी मतलब कि चिपकने वाली उसकी टेंडेंसी आ जाएगी, एक को एक सेल चिपकेगा और वहाँ पर सिकल शेप के उनका आकार हो जाएगा, सिकल शेप का इसका आकार हो जाएगा। मतलब कि अपन उसको भी जो क्रेज्ड मून होता है, हाफ मून जिसको देखो, मैंने यहाँ पर पिक्चर भी लगा रखी है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। दे आर इरेगुलर शेप्ड सेल कैन गेट स्टक इन स्मॉल वेसल्स। यहाँ पर जो बता रहे हैं स्टिकी नेचर है इसका, तो वो ब्लड वेसल्स में चिपक जाएंगी, ठीक है, और मतलब कि एक बंडल बना के वहाँ पर चिपक जाएंगे और वहाँ पर स्लो ब्लॉक दी ब्लड फ्लो और वहाँ पर ब्लॉकेज क्रिएट कर देगी। तो उसके कारण जो ऑक्सीजन का जो सप्लाई होना था, जो रेड ब्लड सेल कैरी कर रही थी ऑक्सीजन का सप्लाई, वो भी वहाँ पर कॉम्प्रोमाइज़ होगा। इसके बाद में इसकी डेफिनेशन क्या है, सिकल सेल एनीमिया डिसीज इज अ जेनेटिक डिसऑर्डर दैट अफेक्ट इरिथ्रोसाइट किसको बोलते हैं, आरबीसी, रेड ब्लड सेल इरिथ्रोसाइट। यहाँ पर जेनेटिक डिसऑर्डर हो रहा है जो कि अफेक्ट किसको कर रहा है, आरबीसीज को, कॉजिंग देम टू बिकम सिकल, ठीक है, सिकल शेप की ये आरबीसी हो जा रही है। द इफेक्ट्स ऑफ द कंडीशन ड्यू टू एबनॉर्मलिटी ऑफ हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स फाउंड इन इरिथ्रोसाइट। ये किसी कारण हो रही है, ड्यू टू एबनॉर्मलिटीज इन हीमोग्लोबिन। अपन को पता है जो आरबीसी होता है उसके अंदर हीमोग्लोबिन होता है, हीमोग्लोबिन में क्या होता है, आयरन, जिसके कारण उसकी रेडनेस होती है आरबीसी की। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, बेसिकली इसमें एबनॉर्मलिटी आ रही है, हीमोग्लोबिन में एबनॉर्मलिटी आ रही है। वो अपन आगे देखेंगे क्या क्या एबनॉर्मलिटी आ रही है, लेकिन यहाँ पर अपन को सबसे पहले देखना है कि एबनॉर्मलिटी हीमोग्लोबिन में आ रही है। इसके बाद में हीमोग्लोबिन को पढ़ते हैं अपन। हीमोग्लोबिन ही एक ऑक्सीजन कैरिंग पिगमेंट है आरबीसी में, जिसके कारण आरबीसी ऑक्सीजन को कैरी करता है एंड प्रीडोमिनेंट प्रोटीन इन द रेड ब्लड सेल्स। हीमोग्लोबिन फॉर्म अ अनस्टेबल रिवर्सिबल बॉन्ड विथ ऑक्सीजन। तो ये एक अनस्टेबल रिवर्सिबल बॉन्ड बना है, मतलब कि ये बॉन्ड टूट भी सकता है, बन भी सकता है ना। तो जब ऑक्सीजन लंग्स में आई तो वहाँ से जो अपनी जो वेसल्स है, कैपिलरीज है, उनने ऑक्सीजन को, उनमें जो आरबीसी है उनने ऑक्सीजन को ले लिया, ठीक है, तो वहाँ पर वो बॉन्ड बना दिया, ठीक है। और जब वो टिश्यूज़ के पास जाएगी वहाँ पर वो बॉन्ड को तोड़ देगा, तो ऑक्सीजन टिश्यूज़ को मिल जाएगी। तो जो ऑक्सीजनेटेड हीमोग्लोबिन, देखो यहाँ पर क्या बता रहा है, तो ऑक्सीजनेटेड हीमोग्लोबिन होता है वो ब्राइट रेड कलर का होता है। तो जब लंग्स से वो हीमोग्लोबिन वहाँ पर जा रहा है, कहाँ पर, टिश्यूज़ तक के जा रहा है, तब तो वो ब्राइट रेड कलर का होगा। और जब वो डीऑक्सीजनेटेड होगा, ठीक है, वो जब उसने ऑक्सीजन दे दी टिश्यू को, अगर वो डीऑक्सीजनेटेड हो गया तो वहाँ पर पर्पल ब्लू कलर का वो हो जाएगा, ठीक है। ऑक्सीजनेटेड हीमोग्लोबिन ब्राइट रेड कलर का है और डीऑक्सीजनेटेड पर्पल ब्लू कलर का है। इसके बाद में ईच हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल इज मेड अप ऑफ 4 हीम ग्रुप सराउंडेड बाय ग्लोबुलिन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर 4 हीम ग्रुप होते हैं, तो वहाँ पर 2 अल्फा चेन और 2 बीटा चेन होती है और उसे ग्लोबुलिन
कि ग्लोबुलिन की 2 अल्फा चेन और 2 बीटा चेन होती है और उससे हीम मॉलिक्यूल जुड़ा हुआ था। हीम मॉलिक्यूल कंटेन आयरन विद क्यू रेड पिगमेंटेशन। तो मैंने आपको बताया कि इसमें आयरन है हीम मॉलिक्यूल में, उसी के कारण वहाँ पर रेड पिगमेंटेशन अपन को देखने को मिलता है। ग्लोबुलिन कंसिस्ट ऑफ द 2 लिंक्ड पेयर ऑफ द पॉलीपेप्टाइड चेन्स। तो यहाँ पर 2 पॉलीपेप्टाइड चेन्स, 2 लिंक्ड चेन्स है, 2 लिंक्ड चेन्स है मतलब कि 2 अल्फा चेन और 2 बीटा चेन यहाँ पर है, ठीक है। इसके बाद में जेनेटिक्स ऑफ सिकल सेल एनीमिया। इसकी जेनेटिक्स कैसे, ये ट्रांसमिट कैसे होता है, तो मैं आपको ऐसे ही ओवरव्यू बता देता हूँ कि जैसे कि 2 पेरेंट्स हैं, एक रिसेसिव है, मतलब कि दोनों को मान लो, सबसे पहली कंडीशन बता देता हूँ, दोनों को एनीमिया है, ठीक है। दोनों को अगर एनीमिया है तो वहाँ पर बेटे में भी एनीमिया होने के चांसेस है, लेकिन 50% चांसेस है, क्योंकि जो एनीमिया है ये एक ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है। अगर बच्चे के अंदर दोनों जीन्स आए एफेक्टेड, मतलब म्यूटेड, अगर दोनों जीन्स है इसके, तो वहाँ पर सिकल सेल एनीमिया होगा। अगर एक ही जीन है तो वहाँ पर रिसेसिव कंडीशन आ जाएगी, वो बस कैरियर होगा, उसको बस कुछ ही कंडीशन में उसको इफेक्ट दिखेगा, मतलब कि उसकी अगर वो बहुत ज़्यादा पहाड़ी पे चढ़ गया तो उसको हाफना, ये सब सिम्टम्स आएंगे, लेकिन वो रिसेसिव है। अगर वो कैरियर है तो कोई उतनी प्रॉब्लम नहीं है, नॉर्मली कंडीशन है एक टाइप। देखो क्या लिख रहा है, द चेंज इन सेल स्ट्रक्चर अराइज फ्रॉम चेंज इन स्ट्रक्चर ऑफ हीमोग्लोबिन। तो सेल का स्ट्रक्चर क्यों चेंज हुआ वहाँ पर, बेसिकली अपन ने देखा सिकल सेल हो गई थी, क्योंकि उसका जो प्रोटीन था, उसमें जो स्ट्रक्चरल जो हीमोग्लोबिन था वो वहाँ पर मतलब कि गलत बना, चेंज वहाँ पर हुआ, काय में म्यूटेशन हो गया, 6th पोजीशन पे वहाँ पर म्यूटेशन देखने को मिलता है। वो भी मैं आपको बताऊंगा। देखो जो नीचे चार्ट दिख रहा है, यहाँ पर ग्लूटामिन की जगह क्या आ गया है, वेलिन। अगर ग्लूटामिन की जगह वेलिन आ गया तो वहाँ पर ये म्यूटेड कंडीशन बन जाएगी और यहाँ पर इसको सिकल सेल एनीमिया हो जाएगा। द सिंगल चेंज इन अमीनो एसिड कॉज हीमोग्लोबिन टू एग्रीगेट। तो मतलब देख लो, जो जेनेटिक लेवल पर सिंगल चेंज भी हो गया वहाँ पर, तो वे सिकल सेल एनीमिया कॉज कर दे रहा है, ठीक है दोस्तों। तो ये चीज़ याद रखना है, ग्लूटामिक की जगह क्या आ गया, वेलिन आ गया है। इसके बाद में इनहेरिटेंस ऑफ सिकल सेल डिसीज। इनहेरिट कैसे हो रही है, वो पेरेंट से तो हो रही है, लेकिन उसमें क्या क्या प्रोबेबिलिटी है, क्या क्या चांसेस है कि बच्चा म्यूटेड होगा। तो देखो मैं आपको ऐसे समझा देता हूँ कि मैं आपको 3 कंडीशन बताता हूँ। एक में एक पेरेंट टोटली मतलब कि अफेक्टेड है, मतलब कि उसके दोनों जीन्स अफेक्टेड है, वो सिकल सेल एनीमिया है। और एक मान लो कि एक बिल्कुल नहीं है। अगर इन दोनों का अपन ने वो बनाया कॉम्बिनेशन, तो 50% चांसेस है कि बच्चे को एनीमिया हो सकता है। 50% चांसेस है कि बच्चा कैरियर हो सकता है, क्योंकि एक जीन तो आएगा ही मदर से। तो मान लो मदर अफेक्टेड है तो एक जीन तो आएगा ही मदर से और एक फादर से आएगा, फादर वाला तो नॉर्मल रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर 50% चांसेस है कि एनीमिया हो सकता है। और अगर मान लो एक और कंडीशन मानते कि दोनों कैरियर है, अगर वहाँ पर दोनों कैरियर है तो एक कॉम्बिनेशन तो बन सकता है कि ठीक है, उसको एक कॉम्बिनेशन बनेगा कि उसको एनीमिया होगा, मतलब प्रॉपरली उसको एनीमिया होगा, ठीक है। एक कंडीशन क्या बनेगी कि उसको नहीं होगा, ठीक है। और एक में ये बन सकता है कि रिसेसिव बने, मतलब कि एक में बन सकता है कैरियर और दूसरे में भी कैरियर। तो कैरियर बनने के वहाँ पर चांसेस 50% है और प्रॉपरली एनीमिक होने के चांसेस कितने हैं, 1%, मतलब कि 25% है, ठीक है। तो और एक कंडीशन क्या बन सकती है कि दोनों के दोनों मतलब कि दोनों नॉर्मल है, तो दोनों नॉर्मल में तो नॉर्मल ही होगा, ठीक है। तो 2 ही कंडीशन है वो जो इम्पोर्टेंट है यहाँ पर याद रखनी है। तो यहाँ पर भी पूरे इसमें यही लिखा है। इसके बाद में देख लो यहाँ पर जो चार्ट मैं आपको बता रहा था, ठीक है। अगर पेरेंट अफेक्टेड है, जो यूजुअल ट्रेट है वो यहाँ पर नॉर्मल दिखा रहा है यहाँ पर ए से, ठीक है। और ये जो ट्रेट है ये ए और एस, सिकल सेल एनीमिया एस से अपन को रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। तो यहाँ पर जो फर्स्ट वाला है ये तो यूजुअल रहेगा, नॉर्मल रहेगा। सेकंड वाला जो क्या है कैरियर बन गया। थर्ड वाला जो है ये अफेक्टेड है और
फोर्थ वाला जो है ये कैरियर है। तो 50% चांसेस यहाँ पर बन रहे हैं कैरियर होने के। इसके आगे चलते इसका मैकेनिज्म कैसा है। व्हेन द सिकल सेल्ड हीमोग्लोबिन गिव अप इट्स ऑक्सीजन टू टिश्यू HbS स्टिक्स टुगेदर। तो जब जो सिकल सेल जो है वो ऑक्सीजन देगा टिश्यूज को तो वहाँ पर वो स्टिक हो जाएगा, वहाँ पर वो एक बंच फॉर्म पर लेगा, वो स्टिक हो जाएगा एंड फॉर्म द लॉन्ग रॉड लाइक इनसाइड द आरबीसी। तो आरबीसी का सिकल सेल मतलब सिकल शेप ही क्यों हुआ, क्योंकि जो हीमोग्लोबिन था वो उसने अटैचमेंट कर लिया अपने आप में और एक रॉड जैसा एक शेप बना दिया, ठीक है। तो वहाँ पर वो सिकल सेल रिजिड हो गया, ठीक है, और उसने फ्लेक्सिबिलिटी को लॉस कर दिया, इनफ्लेक्सिबल हो गया, ठीक है। यूजुअल अनेबल टू यहाँ पर जो फोर्थ पॉइंट है वो क्या है, अनेबल टू स्क्वेज टुगेदर स्मॉल ब्लड वेसल्स इंस्टेड ब्लॉक स्मॉल ब्लड वेसल्स। और क्या कर देगा ये, ब्लॉक कर देगा। अगर वहाँ पर क्लम्पिंग हो गई इनकी तो मतलब सिकल सेल तो है ही, तो सिकल सेल शेप का तो है ही, तो वहाँ पर मे बी फॉर्म वो क्लम्पिंग कर सकता है। तो अगर उसने क्लम्पिंग कर दी तो ब्लड वेसल्स को ब्लॉक कर देगा वो। लेस ऑक्सीजन टू टिश्यू, ऑक्सीजन भी कम पहुँचाएगा। RBC contained HbS has shorter lifespan, normally 20 days। तो यूजुअल लाइफ स्पान कितनी होती है आरबीसी की, यूजुअल लाइफ स्पान होती है आरबीसी की 120 डेज। लेकिन अगर उसको एनीमिया है, मतलब कि सिकल सेल एनीमिया है, तो वहाँ पर इसकी लाइफ स्पान कितनी हो जाएगी, 20 डेज हो जाएगी। सिम्टम्स क्या क्या आएंगे यहाँ पर, सिम्टम बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे से याद रखने। सिम्टम्स यहाँ पर एनीमिया हो सकते हैं। तो सिकल सेल ब्रेक अपार्ट इजीली एंड डाइस। यहाँ पर देखो जो सिकल सेल जो है वो बहुत जल्दी से ब्रेक हो जा रहे हैं, बहुत जल्दी डाई हो जा रहे हैं। तो अपने अंदर तो जो स्किन का जो कलर है बेसिकली वो किसकी वजह से है, आयरन मतलब कि हीमोग्लोबिन की वजह से है, रक्त की वजह से। अगर रक्त ही में ही हीमोग्लोबिन की कमी हो गई, आयरन की डिफिशियंसी हो गई तो, और सिकल सेल एनीमिया है, ठीक है, तो वहाँ पर आरबीसी की कमी हो गई तो वहाँ पर अपन को वैवर्णता मिलेगी, मतलब कि इसमें जो कलर चेंज मिलेगा और एनीमिया अपन को देखने को यहाँ पर मिलेगा। लिविंग शॉर्टर आरबीसी, ठीक है, तो बहुत कम यहाँ पर आरबीसी की संख्या हो जाएगी। एपिसोड्स ऑफ पेन, पेन क्यों देखने को मिल रहा है यहाँ पर, पेन भी यहाँ पर एपिसोड से देखने को मिलेगा। ये पेशेंट से पेशेंट वाइज वेरी करेगा, क्योंकि ऐसा है कि कुछ पेशेंट में अलग सिम्टम्स आएंगे, लेकिन पेन भी होगा कुछ पेशेंट में कम होगा, ज़्यादा होगा, किसी में नहीं भी हो सकता है, ठीक है। तो पेन भी यहाँ पर देखने को मिल सकता है और बोन्स में भी मिलता है, ऐसा बता रहे हैं यहाँ पर। पेन स्वेलिंग ऑन हैंड्स एंड फीट, तो मोस्टली स्वेलिंग तो फीट्स में ही होती है, लेकिन यहाँ पर हैंड्स में भी बता रहे स्वेलिंग हो जाएगी, यहाँ पर शोथ हो जाएगा, ठीक है। फ्रीक्वेंट इन्फेक्शंस क्यों हो रहे हैं, क्योंकि वो प्रोन हो चुका है एक टाइप से इन्फेक्शंस के लिए, डिसीज़ के लिए, बिकॉज उसकी इम्यून सिस्टम वगैरह सब कुछ लो हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पर आयरन की डिफिशियंसी हो रही है। आयरन की अगर डिफिशियंसी हो गई, ऑक्सीजन की कमी हो गई, न्यू सेल्स का फॉर्मेशन प्रॉपर से नहीं हो पाएगा, तो वहाँ पर इम्यून सिस्टम भी उसका वीक हो जाएगा, उसके कारण उसको फ्रीक्वेंट इन्फेक्शंस होंगे। इसके बाद में डिलेड ग्रोथ, अब बच्चों में तो डिले अपन को तो बच्चों का ही पढ़ना है, तो वहाँ पर उनकी ग्रोथ जो है वो डिले हो रही है, ठीक है। आरबीसी सेल स्लो डाउन दी ग्रोथ रेट ऑफ इन्फेंट। विजन प्रॉब्लम्स, तो विजन प्रॉब्लम्स का अपन को रीजन बहुत अच्छे से याद रखना है। विजन प्रॉब्लम क्यों हो रही है, टाइनी ब्लड वेसल दैट सप्लाई द आई कैन प्लग्ड विद सिकल सेल्स। तो सिकल सेल्स जो है यहाँ पर प्लगिंग कर देंगे, वहाँ पर ब्लॉक कर देंगे, तो वहाँ पर जो उसकी जो वेसल्स है जहाँ से ब्लड सप्लाई हो रही है आँखों में, वहाँ पर क्लॉट फॉर्मेशन के कारण वहाँ पर विजुअल प्रॉब्लम्स आ सकते हैं दैट कैन डैमेज आवर रेटिना। इसके बाद में यहाँ पर कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या देखने, कॉम्प्लिकेशन दैट इज उपद्रव अपन को क्या क्या देखने को मिलेंगे इसमें। सबसे पहले स्ट्रोक, ब्लाइंडनेस, लेग अल्सर्स और गॉल ब्लैडर का स्टोन अपन को देखने को मिलेगा। स्ट्रोक, ठीक है, तो स्ट्रोक भी देखने को मिल सकते हैं। ब्लाइंडनेस तो अपन ने इसमें ही देख ली, मतलब कि उसकी जो वेसल्स थी उसको डैमेज कर दिया था उसमें। लेग में अल्सर्स भी देखने को मिल सकते हैं, और गॉल ब्लैडर में स्टोन्स,
डायग्नोसिस, इसकी अपन डायग्नोस कैसे करेंगे? तो अपन जो ब्लड टेस्ट करते हैं, ये इसका अच्छा डायग्नोसिस बन सकता है। ब्लड टेस्ट कैन चेक द हीमोग्लोबिन एस, वहाँ पर अपन को हीमोग्लोबिन का लेवल पता चल जाएगा। रोगी में हीमोग्लोबिन का लेवल क्या है, अगर फ्रिक्वेंटली वो कम होते जा रहा है, इट मीन्स इट मे बी पॉसिबल कि उसको सिकल सेल एनीमिया हो सकता है। उसके बाद में अपन लेटर इन्वेस्टिगेशन करेंगे। इन एडल्ट ब्लड सैंपल इज ड्रॉन फ्रॉम द वेन इन आर्म्स, तो यहाँ पर बता रहे कि जो एडल्ट है उसमें अपन को वेन से निकालेंगे, और जो चाइल्ड है उसमें अपन को फिंगर और हिल से निकाल रहे हैं। ठीक है, तो बच्चों में फिंगर और हिल से निकाल रहे हैं अपन, और बड़ों में किस में निकाल रहे हैं? बड़ों में वेन से निकालेंगे। इफ़ द स्क्रीनिंग टेस्ट इज निगेटिव देयर इज नो सिकल सेल एनीमिया, ये तो नॉर्मल है। अगर मतलब कि सब कुछ प्रॉपरली आ रहा है तो मतलब कि कोई सिकल सेल एनीमिया वगैरह कोई दिक्कत नहीं है। अगर कम आ रहा है, अगर देयर इज द पॉजिटिव टेस्ट, तो दे कैन बी डिटरमाइन वेयर द 2 सिकल सेल जीन्स आर प्रेजेंट। तो अपन को ये पता चल गया, अगर पॉजिटिव आ रहा है टेस्ट तो वहाँ पर सिकल सेल एनीमिया हो सकता है। तो फिर अपन क्या करेंगे, वहाँ पर दो कंडीशन हो सकती है। इट मे बी पॉसिबल कि बस 1 जीन अफेक्टेड है या फिर दोनों जीन अफेक्टेड है। अगर एक ही जीन अफेक्टेड है तो कोई दिक्कत नहीं है, मतलब कि नॉर्मल कंडीशन है एक टाइप से, उसको कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा। अगर दोनों जीन डिफेक्टेड है तो उसको फिर लेटर कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं। चेक फॉर लो रेड ब्लड काउंट विच कैन बी डन, तो अपन रेड ब्लड काउंट को भी चेक कर सकते हैं, वो भी कम मिल सकता है सिकल सेल एनीमिया के पेशेंट में। इसके बाद में ट्रीटमेंट, इसको ट्रीट कैसे करना है? ट्रीटमेंट इज यूजुअली एम टू अवॉइड क्राइसिस रिलेटिवली सिम्टम्स, तो इसके जो उपद्रव आ रहे हैं, जो इसके कॉम्प्लिकेशंस आ रहे हैं, बेसिकली अपन तो इसी को रिड्यूस करेंगे सबसे पहले तो, क्योंकि जो सिकल सेल एनीमिया है ये जेनेटिक डिसऑर्डर है। तो अपन हर एक सेल्स की जीन्स तो चेंज नहीं कर सकते जितनी अपने अंदर आरबीसी के, तो अपन को एक प्राइमरी लेवल पे काम करना है। जो कॉम्प्लिकेशंस आ रहे हैं, जो उसमें पेन हो रहा है, एनीमिया हो रहा है, या फिर जो अपन ने देखा था शोथ हो रहा है, उसमें एडिमा हो रहा है, पेनफुल स्वेलिंग हो रही है, इसको अपन कम कर सकते हैं। ठीक है, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट यहाँ पर अपन चला सकते हैं। बेबी एंड चिल्ड्रन एज 2 एंड यंग विद सिकल सेल एनीमिया शुड फ्रिक्वेंटली विजिट टू डॉक्टर्स, तो जो बच्चे हैं जो कि 2 साल के हैं और थोड़े बड़े हैं, उनको फ्रीक्वेंटली डेली डॉक्टर को दिखाना चाहिए सिकल सेल एनीमिया वाले पेशेंट को। ठीक है, चिल्ड्रन ओल्डर देन 2 एंड एडल्ट विद सिकल सेल एनीमिया शुड बी यूज डॉक्टर एटलीस्ट वंस अ ईयर, तो अगर जो 2 साल से बड़े हैं बच्चे, उनको कम से कम एक बार तो डॉक्टर को दिखाना चाहिए। अकॉर्डिंग टू जो रिसर्च है, मतलब कि ये कौन बता रहे हैं? सेंटर फॉर डिसीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन। ठीक है, ट्रीटमेंट माइट इंक्लूड मेडिटेशंस टू रिड्यूस पेन एंड प्रिवेंट कॉम्प्लिकेशंस, ब्लड ट्रांसफ्यूजन एज वेल एज बोन मैरो। इसके अलावा अपने पास क्या क्या ऑप्शंस है? अपन इसमें ब्लड ट्रांसफ्यूजन करा सकते हैं, लेकिन अपन को पता है उसकी भी एक पर्टिकुलर लाइफ स्पान है, तो वो तो कुछ देर के बाद वैसे ही ख़त्म हो जानी है। तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन भी करा सकते हैं, लेकिन उतना इफेक्ट नहीं हो। लेकिन बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन एक ज़्यादा अच्छा ऑप्शन मेरे को लगता है। यहाँ पर बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन एक अच्छा ऑप्शन है, यहाँ पर अच्छा ट्रीटमेंट है एक। इसके बाद में मेडिटेशंस, उसको अपन क्या क्या मेडिसिन देंगे? एंटीबायोटिक्स दे सकते हैं, क्योंकि वो प्रोन हो गया था इन्फेक्शन के लिए, तो यहाँ पर एंटीबायोटिक अच्छा काम करेगी जो कॉम्प्लिकेशंस आ रहे हैं उसमें। Children and with sickle cell anemia might taking antibiotic penicillin. They are about 2 months older and continue taking until they are at least 5 years ago. तो 2 साल से लगभग 5 साल तक के 2 महीने से अगर सिकल सेल एनीमिया डायग्नोज हो चुका है तो उसको 5 साल तक के कंटिन्यू दवाई खानी चाहिए, जो कि पेनिसिलिन, जो एंटीबायोटिक पेनिसिलिन वो खा सकता है 2 महीने से। ठीक है, as a adult, if you have the spleen removed and has pneumonia, you might take penicillin throughout your life. अगर जो बड़ों में स्प्लीन निकल चुका है, मे भी पॉसिबल उसको स्प्लेनोमेगली जो भी डिसऑर्डर था, लेकिन उसको सर्जिकली रिमूव कर दिया, उसका स्प्लीन नहीं है, तो वहाँ पर वो, और उसको निमोनिया हो गया है, तो वहाँ पर भी पेनिसिलिन का अच्छा यूज़ कर सकते हैं, और उसको लाइफ टाइम लेनी चाहिए पेनिसिलिन को। इसके बाद में पेन प्रिवेंटिंग मेडिसिन, पेन से रिलीफ पाने के लिए टू प्रिवेंट पेन फ्रॉम सिकल सेल क्राइसिस, हाइड्रोजायूरेट अपन को देना है। हाइड्रोजायूरेट व्हेन इट्स टेकन डेली, हाइड्रोजायूरेट रिड्यूस द फ्रीक्वेंसी ऑफ द पेन क्राइसिस, माइट रिड्यूस
द नीड फॉर ब्लड ट्रांसफ्यूजन एंड हॉस्पिटलाइजेशन। तो हाइड्रोजायूनेस इज बेस्ट ऑप्शन, क्योंकि ये पेन को भी रिलीव करेगा, जो कॉम्प्लिकेशंस आ रहे हैं उसको भी रिड्यूस करेगा, साथ साथ सिकल सेल एनीमिया में भी ये बहुत अच्छा ऑप्शन है। ठीक है, हाइड्रोजायूरेट सीम्स टू वर्क फॉर बाय स्टिमुलेशन, स्टिमुलेट करेगा ये। इसके बाद में अपन आते हैं बहुत इंपॉर्टेंट, आयुर्वेद कैसे मानता है इसको, ये बहुत अच्छे से पढ़ना है अपन को। ठीक है, तो अपन इसमें लक्षण वगैरह सब कुछ देखने वाले, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पांडु रोग, तो निदान कैसे बताते हैं, निदान बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट है, याद होना चाहिए श्लोक। व्यायाम अम्ल लवणम मदम रद दिवासम प्रांत अतितीक्ष्ण निषेव मानस्य प्रदूष्य रक्तम दोषम त्वक पांडु नियंती। तो निदान में क्या बताते हैं ये, निदान सबसे पहला अत्यधिक व्यायाम, व्यायाम, ठीक है, अत्यधिक व्यायाम, अम्ल लवणम, अम्ल और लवण रस का अत्यधिक सेवन, तीक्ष्ण द्रव्य का अधिक सेवन, मद व्रत मतलब कि मिट्टी भक्षण और दिवास्वप्न पांडु रोग के निदान है। ये सब निदान है। दिवास्वप्न और किसका निदान होता है, हलीमक का भी एक निदान है। ठीक है, दिवास्वप्न याद रखना है आपको। और इसके उपरांत जो निदान मतलब कि संप्राप्ति बता रहे, वो क्या बता रहे हैं यहाँ पर, उपरोक्त निदानों के सेवन से प्रदूषित जो दोष हो गए वो रक्त को दूषित कर त्वचा का वर्ण पांडु बना देते हैं। तो ये जो अगर दोष हो गए, वात आदि दोष अगर कुपित हो गए अपने शरीर में, तो ये रक्त को दूषित करके ये अपने त्वचा के रंग को बदल देंगे, उसको विवर्णता ला देंगे, वहाँ पर पांडुता उत्पन्न कर देंगे, पांडु रोग उत्पन्न कर देंगे। ठीक है, पांडु वर्ण का तात्पर्य श्वेत रक्त अथवा श्वेत पीत वर्ण से है। तो जो पांडु जो वर्ड यहाँ पर यूज किया है वो श्वेत रक्त, वाइटिश रेडिश, वाइट रेडिश बोल सकते हैं अपन। ठीक है, और श्वेत पीत रक्त से यहाँ पर, श्वेत पीत वर्ण से यहाँ पर बताया है। इसके बाद में इसके लक्षण, तो बच्चों में इसके क्या लक्षण आते हैं ये मैंने यहाँ पर लिखे। तो बच्चों में जो लक्षण आते हैं, सबसे पहला है नाभि समत्वम शोतः श्वेत अक्षिनक वक्रता पांडु रोग अग्नि सदस्य श्वेतु च अक्षि कूटियो। नाभि समत्व शोता मतलब कि नाभि के पास उसके शोथ मिलेगा नाभि के पास में। श्वेत अक्षि नक वक्रता, तो उसके अक्षि नक और वक्र श्वेत हो जाएंगे, वाइटिश हो जाएंगे, वहां पर वाइट कलर के हो जाएंगे, पेल कलर, पेल वाइट, पेल रेड बोल सकते हैं आप। ठीक है, पेल येलो। ठीक है, ये देखो इसका जो हाथ दिख रहा है ये पेल येलो दिख रहा है। ठीक है, पांडु रोग अग्नि सदस्य, तो यहाँ पर अग्नि का सदन होगा, वहां पर उसका अवसाद सदन बोल सकते हैं। ठीक है, शोत अक्षि नक वक्रता, वहां पर शैवतु अक्षि नक वक्रता यहाँ पर लिख रहे हैं। तो इंद्रियों में यहाँ पर शिथिलता आ जाएगी, सारहीन हो जाएगा वो, विवर्ण, उसका जो वर्ण है वो विवर्ण हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद में इसके चिकित्सा सिद्धांत पे चलते हैं। तो चिकित्सा सिद्धांत इसका क्या है, जो आचार्य सुश्रुत बताते हैं कि आचार्य सुश्रुत ने दोषों का अल्प मात्रा को बार बार शोधन करने का निर्देश किया है। तो दोषों को अपन को बार बार अपन को इसमें शोधन कराना है, अल्प मात्रा होने पर यहाँ पर बार बार अपन को शोधन चिकित्सा करनी है, बार बार पंचकर्म करना है। सर्वप्रथम स्नेहन करके उसमें तीक्ष्ण अनुलोमन दे। सर्वप्रथम अपन ने उसमें ये कर लिया, स्नेहन कर लिया, उसके बाद में अपन को तीक्ष्ण अनुलोमन, अनुलोमन मतलब विरेचन देना है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन ने ये कर लिया, स्नेहन कर लिया, उसके बाद में विरेचन दे दो। इसमें घृत कौन कौन से स्नेहन के लिए यूज करना है, देखो पंचगव्य घृत, महातिक्त घृत और कल्याणक घृत का अपन को इसमें इस्तेमाल करना है। चरक ने इसमें कौन से योग माने और सुश्रुत ने कौन से योग माने, ये अपन को पढ़ना है। तो बहुत साइंटिफिक तरीके से चरक जी ने यहाँ पर योग माने। सबसे पहला है नवायस चूर्ण। तो सोचो यार, मतलब नवायस चूर्ण इन्हें बताया है। नवायस में क्या होता है, आयरन। तो इनको पहले से ही पता था कि भाई यहाँ पर आयरन की डिफिशियंसी हो रही है, सिकल सेल हो रहा है। ठीक है, तो आयरन की डिफिशियंसी हो रही है, तो इनको पहले से ही पता था, तो इनने नवायस चूर्ण पहले से ही मान लिया। और देखो इनने क्या माना है, धात्री अवलय, 4th नंबर पे देखो धात्री अवलय। धात्री अवलय क्यों माना, धात्री में क्या होता है, आयरन, मतलब आयरन बोल रहा हूँ, आंवला, आंवले में विटामिन सी होता है, विटामिन सी, और आयरन जो है वो विटामिन सी के प्रेजेंस में
एब्जॉर्ब होता है। तो देखो इन्हें धात्री अवलेह भी माना है, ठीक है। तो इसके अलावा और क्या क्या माना है, मंडूर वटक, पुनर्नवा मंडूर, धात्री अवलेह, धान्यक अरिष्ट, गोंडा अरिष्ट, बीजक अरिष्ट और दाक्षा आम्लकी स्वरस, ठीक है। इतना इनने माना है। सुश्रुत जी क्या मानते हैं, सुश्रुत जी मानते हैं आयोरस योषाद अवलेह। अयोरस योषाद अवलेह मतलब कि योश तो त्रिकटु का पर्याय है, तो इनने त्रिकटु का एक अवलेह माना है, ठीक है। विडंग मुस्तकादि अवलेह, इंद्र ब्रह्मादि घृत, सौवर्चलादि योग, विभितक आदि वटक और त्रिफलादि चूर्ण, ये योग आचार्य सुश्रुत जी ने माने, ठीक है दोस्तों। धन्यवाद। यहाँ पर ये अपना टॉपिक कंप्लीट होता है।